क्या कर लो बेटा, पढ़ लो। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, भाई कहने के लिए 14 मार्क्स का चैप्टर है, पर कवरेज कई बार इसमें 14 से ज्यादा भी दिख जाती है। मतलब कई बार ऐसा फील होता है मैक्रो का एग्जाम देकर आओ बोर्ड में, ऐसा लगता है सारे पेपर इसमें से आ गया हो, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो और दूसरे चैप्टरों में भी यूज होते हैं। तो कहने के लिए 14 मार्क्स का ज्यादा नंबर की कवरेज देता है। पहले मैं इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है कुछ, उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, फिर थ्योरेटिकली शुरू करूंगा। न्यूमेरिकली पढ़ने का फायदा ये रहेगा कि जो मैं आगे जाकर थ्योरी में पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत सारा कुछ वो न्यूमेरिकल के नाम पे मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपको इस चैप्टर में कुछ टर्म्स की बात कर रहा हूँ, कुछ टर्म्स जानते हैं पहले। सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म है एग्रीगेट डिमांड, एडी। क्या मतलब समझ रहे हैं आप लोग एडी से? अच्छा, डिमांड से क्या मतलब समझते हैं? 11th में पढ़ा था ना डिमांड से, क्या मतलब था? willingness to buy a particular unit of a commodity at a particular या prevailing market price, यही था ना। पर वहां पर हम एक यूनिट की बात करते थे या किसी एक कमोडिटी की बात करते थे। लेट्स से पेन की बात कर रहे हैं, लेट्स से मोबाइल की बात कर रहे हैं, वो थी माइक्रो, एक टाइनी एलिमेंट की बात हो रही थी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मैक्रो। तो यहाँ पर एडी का मतलब होता है सम टोटल डिमांड for all goods and service in the economy। ठीक है, सम टोटल डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। ये नोट्स नहीं है, पर ये फिर भी नोट करने हैं। क्यों? एग्जाम में नोट से ज्यादा रिवीजन इन चीजों से आपको फायदा मिलेगा बेटा करने में। सही है। अब डिमांड कितनी है इकोनॉमी में, ऐसे कैसे समझा जाए? भाई हमारे देश में ज्यादा नहीं तो 150 करोड़ के आसपास लोग तो हैं, और एक आदमी एक साल में औसतन 3-4 हजार चीजों की डिमांड करता होगा। तो 150 करोड़ इंटू 3-4 हजार चीजों की डिमांड क्या एनालाइज करना पॉसिबल है? तो अगर कोई ये कहे कि जो जो चीज आदमी खरीदना चाहता है उन सबको जोड़ दो तो ये एडी है, तो भैया ये तो सेंसलेस है, पॉसिबल ही नहीं है कि हम ये सोच पाए कि आदमी क्या क्या खरीदना चाहता है। 150 करोड़ आदमियों की हम चॉइस को भैया लिख के काउंट कर ले, है ना। तो हम कैसे पहचाने कि हमारे देश में डिमांड कितनी है? फिर कैसे पहचाने डिमांड कितनी है? भाई अगर टॉपिक बनाए तो एनालाइज भी होता ही होगा ना। कैसे पहचाने डिमांड कितनी है, बताएं आप लोग। अरे सीधी सी बात है यार, जब आप कुछ खरीदते हो तो पैसा खर्च करते हो ना। आप गुड्स खरीदो या सर्विस, आप किताब खरीद रहे हो तो पैसा जा रहा है, मुझसे ट्यूशन पढ़ रहे हो तो भी फीस जा रही है ना। तो जब हम कुछ खरीदते हैं तो क्या होता है? पैसा खर्च होता है। अगर मैं एक आदमी कितना पैसा खर्च करना चाहता है ये पहचान लूं तो क्या मैं उसकी डिमांड नहीं जज कर सकता वो कितने रुपए की डिमांड क्रिएट कर रहा है? तो याद रखो बेटा, एडी जो होता है वो सिनोनियम होता है किसका? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का। किसका सिनोनियम होता है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का। तो एडी रिप्रेजेंट करती है किसे? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को। और खर्चे दो तरीके के होते हैं, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। पढ़ा था कहीं हमने ये दोनों चीजें? कहां पढ़ा था? अरे नेशनल इनकम में नहीं पढ़ा था। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स फर्दर दो हिस्सों में डिवाइडेड होते थे, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन कह दो और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या क्या कह दो? इन्वेस्टमेंट कह दो। अच्छा, ये हम नेशनल इनकम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। कितनी? 2 सेक्टर। और 2 सेक्टर में केवल कौन होता है? हाउस होल्ड और फर्म होती है। ठीक है। वैसे एडी इससे वास्ट है, एडी इससे एडवांस होता है। एक्चुअल में एडी में यहाँ पे जी भी जुड़ता है,
और यहाँ पे x माइनस एन भी जुड़ता है, ठीक है। गवर्नमेंट के खर्चे, प्राइवेट सेक्टर के खर्चे और नेट एक्सपोर्ट, ये सब जुड़कर एडी बनता है। पर फिलहाल हम लोग टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो एडी में क्या क्या शामिल हो रहा है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। कोई डाउट है इसमें? तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये हमारा पहला फॉर्मूला था। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये पहला फॉर्मूला। क्लियर है? अब दूसरी टर्म, मैं पहले टर्म समझा रहा हूं, मैं नोट्स नहीं लिखवा रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं पूरा। अभी मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं, टर्म्स की बात कर रहा हूं। किसकी? टर्म्स। अब बात करते हैं दूसरी टर्म, कंजम्पशन की। किसकी? कंजम्पशन की। कंजम्पशन से आप लोग क्या मतलब समझते हैं बेटा? जब कोई पर्सन अपनी सेल्फ नीड पूरा करने के लिए पैसा स्पेंड करे तो वो कंजम्पशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चेयर खरीदता हूं कोचिंग सेंटर के लिए, तो क्या वो मेरे सेल्फ नीड के लिए है, क्या वो मेरे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है, या वो अर्निंग मोटिव के लिए है? तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बना। मैं चेयर खरीदता हूं 10 चेयर अपने घर के लिए, क्या मैं उससे कोई अर्निंग जनरेट करूंगा? नहीं। क्या उसके पीछे मेरा कोई मोटिव है कि मैं फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करूं? नहीं। तो वो मेरे लिए क्या है बेटा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और कंजम्पशन के अंदर याद रखो सी होता है सी बार प्लस बी वाई के। मैं आज केवल टर्म्स क्लियर कर रहा हूं। सी किसके बराबर होता है? सी बार प्लस बी वाई के। यहां पर सी बार का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या मतलब है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है बताएं? ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है? अब सुनो मेरी एक बात, फिलहाल मैं मैक्रो पढ़ा रहा हूं, पर मैं एग्जांपल देखता हूं माइक्रो से। आदमी खर्चा कब करता है? जब वो कमाता है। श्योर है? इस बात पे कायम रहेंगे? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो खुद अर्निंग करते हो? कितनी अर्निंग कर लेता होगा साल की कभी कभार में अपने दम पर? 15,000 रुपए महीने की। अब तेरा गुजारा कितने में चलता है? फिर तो मैं वही पूछना चाहता हूं कि अगर आदमी ये कहे कि अगर हम कमाएंगे तभी खर्च होता है, तो ये बिल्कुल गलत है ना भाई। आप लोग कमाते हो जीरो, पर मैं कहता हूं आपके माँ बाप आपको ऐशोआराम ना भी दें, केवल आपके जिंदा रखने लायक आप पे खर्चा करें, तो भी मिनिमम आपके ऊपर 5-6 हजार रुपए खर्च होगा। तो बेटा कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकती है। जब तक इंसान जिंदा है कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकती है। तो ये तो मैंने माइक्रो के सेंस में एग्जांपल दिया। अब मैक्रो की बात करें, सेम बात। किसी कंट्री में 1 करोड़ की पॉपुलेशन है और किसी साल किसी वजह से उसकी कमाई जीरो थी, तो क्या वहां के लोगों ने कंज्यूम नहीं करा होगा उस साल? तब भी करा होगा ना। जिंदा तो तभी है ना जब कंजम्पशन होगी। तो कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होती। सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब होता है कंजम्पशन विच अकर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। वो कंजम्पशन जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी अकर करे। सही है? पी और वाई का वैसे अलग अलग मतलब है, वो थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे हम उस मतलब तक। अभी थोड़ी देर बाद हम पहुंचेंगे उस मतलब तक। फिलहाल बी वाई का मतलब है यहां पर इंड्यूस्ड कंजम्पशन। क्या मतलब है? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। बी क्या है अलग बात है, बी वाई क्या अलग, थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं उस शब्दों पर। बी अलग है, वाई अलग है। बी इंटू वाई करते हैं तो बी वाई मिलकर इंड्यूस कंजम्पशन। अब ये इंड्यूस कंजम्पशन क्या है? मैं पहले माइक्रो सेंस में एग्जांपल देता हूं। सपोज करो एक पर्सन है मिस्टर सक्षम चौकड़ानी, आज जीरो कमाते हैं, तो मिनिमम इनके ऊपर जो खर्च होता है इन्हें सरवाइव करने के लिए, जिंदा रखने के लिए, वो होता है 5,000 रुपये। ठीक है?
कल सक्षम भाई साहब साइड में होम ट्यूशन वगैरह पढ़ाने लगे या कोई पार्ट टाइम काम करें और महीने के 5,000 रुपए ये खुद कमाने लगे, तो भी क्या अब इनके ऊपर 5,000 रुपए खर्च होगा। आज तो जो खर्च होता है वो तो होता ही है। अरे जब जीरो कमाई पे 5 खर्च होता है, ये 5,000 कमाएंगे, मैं कहता हूँ घर वालों को भी देंगे तो घर वालों को 4 देंगे, 1,000 रुपए अपने खर्चे के लिए बचाएंगे। यानी कुछ खर्चा तो इनका बढ़ेगा ना जैसे जैसे कमाई बढ़ी। अब ये 5,000 से 50,000 रुपए कमाने लगे तो खर्चा अब भी उतना ही रहेगा। तो भैया अब ये जो है क्या नाम है, पैदल या साइकिल पे चलते थे तो अब ये स्कूटी बाइक पर जाएंगे। 50,000 से 1 लाख हो जाए तब ये कार पे, यानी कि जैसे जैसे कमाई बढ़ती है वैसे वैसे खर्चा बढ़ता है पर्सन का। अरे तो ये बात तो इकोनॉमी पे भी लागू होती है। कोई देश अगर अमीर होता जाएगा, कोई देश अगर अपनी कमाई बढ़ाता जाएगा तो क्या वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड वही रहेगा जो था, जब बढ़ जाएगा। आज से 10 साल पीछे पहुंच जाते हैं, ज्यादा दूर नहीं। आप लोगों को ध्यान होगा, घर वालों से कभी को घूमने चल रहे हैं तो भैया हम हिंदुओं में तो एक ही जगह फिक्स थी, हरिद्वार चल रहे हैं, हरिद्वार चल रहे हैं, उसके आगे निकलते नहीं थे ना घर वाले। और अब घूमने की बात हो तो अब वियतनाम जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं। यानी कि जब हम लोगों की देश में नेशनल इनकम बढ़ी तो क्या देश के लोगों की खर्चे नहीं बढ़े हैं क्या? पहले लोग साइकिल पे स्कूटर पे ज्यादा चलते थे, अब कार भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पहले एसी कोई नहीं खरीदता था बिजली के बिल की वजह से, अब एसी के बिना कोई नहीं रहता। तो यानी कि जब देश की नेशनल इनकम बढ़ी तो इनकम बढ़ने के साथ देश का खर्चा भी तो बढ़ेगा बेटा। इंड्यूस कंजम्पशन, दैट इज वो कंजम्पशन जो इनकम बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। क्या है? इनकम बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। क्लियर है? तो टोटल कंजम्पशन क्या हुई? वो कंजम्पशन जो जिंदा रहने के लिए करनी है प्लस जो कमाई के ऊपर डिपेंड है। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो सी। टर्म क्लियर है? अब मैं फिर बोल रहा हूं, टर्म्स क्लियर करने के नाम पे मैं आपको 90% चैप्टर पढ़ा दूंगा। फिर जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो आप कहेंगे भैया सब पढ़ रखा है। अभी फिलहाल मैं केवल टर्म्स क्लियर कर रहा हूं। अब तो यानी कि हम कह सकते हैं इनकम में और कंजम्पशन में कैसा रिलेशन है? इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम हो जाएगी, और इनकम जीरो होगी तो कंजम्पशन जीरो नहीं होगी बस। तो इसका मतलब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा भी हो सकती है बेटा। आप लोग बताओ ना, आप क्या कमाते हैं और आपका खर्चा ज्यादा है, कंजम्पशन इनकम के बराबर हो सकती है। भाई जो परिवार 20,000 रुपए महीने कमाता हो 20,000 ही खर्च कर रहा हो, और कंजम्पशन इनकम से कम भी हो सकती है। 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, 50 खर्च कर रहे हो, 50 बचा रहे हो, है ना। तो कंजम्पशन इनकम से ज्यादा भी हो सकती है, इनकम के बराबर भी और इनकम से कम, पर कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होती है। और इनकम में और कंजम्पशन में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। अभी मैं केवल टर्म्स क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बी का मतलब नहीं बताया, आगे बताने जा रहा हूँ। वाई का मतलब नहीं बताया, आगे बताने जा रहा हूँ। सही है? पहले बताओ यहां तक कोई डाउट है? टर्म्स के नाम देखना बेटा, पूरे फ्रेम में है सारा कुछ। अब बात करता हूं इस टर्म बी की, इस टर्म बी की। बी टर्म ना बता करके मैं आपको एक वाइडर टर्म बता रहा हूं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू सेव, अभी मैं सेविंग पे तो आया ही नहीं हूं, मैं बता रहा हूँ ये भी होता है। हाँ बेटा आगे आएगा ना। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अब देखो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है क्या? इट इज परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। ठीक है, परसेंटेज बोल दो, प्रोपोर्शन बोल दो। मैं भाई साहब 0.20 बोल देता हूं तो ये प्रोपोर्शन हो गया, 20% बोल देता हूं तो ये परसेंटेज हो गई। 0.20 एंड 20% आर सेम एंड मतलब क्या कहता हूं, सेम टर्म्स है। ठीक है, एक ही टर्म है ये। क्लियर है? कुछ लोग परसेंटेज की बात करते हैं तो वो 100 के रेस्पेक्ट में बोलते हैं तो 20%। अब कुछ लोग प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो 1 के एस्पेक्ट में देखते हैं। वो किसके एस्पेक्ट में? तो 1 के एस्पेक्ट में 0.20 क्या हुआ? 20% ही हुआ ना बेटा।
क्लियर है? अब ये दो तरीके की होती है बेटा, एक होती है ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या मतलब समझते हैं आप एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का? इट इज रेशो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। ठीक है, और इनकम को हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से, इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। इट इज रेशो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। और अपनी टोटल इनकम का कितना परसेंट इकोनॉमी कंज्यूम करती है, उसे कहते हैं हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एपीसी। क्या लिख देते हैं इसे? एपीसी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बना C अपॉन वाई। क्या फॉर्मूला बना इसका? C अपॉन वाई। अब ध्यान से सुनो, क्या कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो सकती है? हो सकती है ना। तो जब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो आंसर 1 से बड़ा आएगा, 1 से कम आएगा। तो एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। क्या कंजम्पशन इनकम के बराबर हो सकती है? इसलिए परसेंटेज ना कह के प्रोपोर्शन कहना बेहतर होता है, रेशो कहना बेहतर होता है। तो एपीसी इज इक्वल टू 1, और 1 रिप्रेजेंट करता है 100% को। 1 अपने आप में परसेंटेज में बोला जाए तो क्या होता है? 100%। क्या कंजम्पशन इनकम से कम हो सकती है? तो उस केस में एपीसी क्या हुआ? लेस देन। क्या कंजम्पशन 0 हो सकती है? नहीं। तो एपीसी कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर इनकम ही 0 होगी, आपकी इनकम कितनी है? तो आप क्या कंज्यूम 0 कर रहे हो? तो कर्जा लेके कंज्यूम करेगा ना, तो अभी एक शब्द और आएगा सेविंग। वो सेविंग हमारी माइनस में पहुंच जाएगी। कोविड में 3 साल हम जैसे ट्यूशन टीचर जो बेचारे टेक्नोलॉजी से मात खाते थे, पढ़ाना आता था पर टेक्नोलॉजी से मात खाते थे, तो हम भैया नहीं ऑनलाइन समझ पाए, तो हम तो 3 साल घर पे बैठे रहे। तो क्या हमने भीख मांग के गुजारा करा होगा? खर्चा तो तब भी करा ना जीरो कमाई पे। कहां से? जो पुराना सेव पैसा है उसे स्पेंड किया हमने, तो सेविंग माइनस में पहुंची, या कहीं से कर्जा लेके किया होगा। ठीक है ना बेटा? तो जिंदा तो रखा होगा ना अपने आप को। तो कोई भी इकोनॉमी बिना खर्च करे कंज्यूम करे, जिंदा कैसे रहेगी भाई? तो चाहे वो कुछ ना भी कमाए। ये बहुत सारे देश कोविड में जिनकी कमाई 0 हो गई, जीडीपी 0 हो गई, माइनस में भी पहुंची जीडीपी, है ना? पर क्या वो लोग मर गए? फिर देश खत्म हो गए? नहीं ना, कहीं ना कहीं से तो अपना गुजारा करा होगा। क्या कोई भी अगर ऐसा देश हो जो टूरिज्म के ऊपर केवल डिपेंड था, केवल टूरिज्म के ऊपर, तो उनकी इकोनॉमी तो बिल्कुल रुक गई होगी ना। तो 0 रुकने को ही तो कहते हैं भाई। अगर देश में डिमांड है 100 गुड्स की, बना रहे हो 60 गुड्स, तो माइनस में है ना, माइनस में है ना। फिर सही है। तो आपने सुना भी होगा उस समय हमारे देश के कुछ नेताओं ने प्रचार किया था भारत की जीडीपी माइनस में जा रही है। मनमोहन सिंह जी के समय +6 थी, अब माइनस। अरे भैया जब कोविड है, काम बंद है, कुछ 3 महीने तो बिल्कुल ही बंद है काम, सरकार के काम भी है, कोई भी फैक्ट्री, तो ऑटोमेटिकली क्या है? प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा है, तो माइनस में दिखेगी ना बेटा। सही है ना? चलो भाई यूट्यूब पे वीडियो कंट्रोवर्सी करवाओ, कोई मेरे अगेंस्ट एफआईआर कर दे। चलो भाई ये रब करूं? नहीं लिख लिया ये बेटा, काम की बात है। देखो सुन प्लीज, लिख लिया इतना, रब कर दूं? अब
और शब्द है, 2 मिनट अपना गया चाहो लिखो जल्दी। अर्पित पानी ला दिया बेटा, ये बड़ा कर ले, थोड़ा सा फायदे में रहूंगा तू भी। तो फोन पे भेज रहे हैं, फोन पे भेज रहे कर दो ना। तो सुनो, ये था एपीसी। ऐसे ही एक शब्द होता है एमपीसी। एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। बेटा इसी एमपीसी को हम लोग कहते हैं बी। इसी एमपीसी को हम लोग क्या कहते हैं? बी। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं बी, ये वाला बी। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, वैसे तो देखो बुकों में तो कुछ ऐसे लिखा है, इट इज रेशो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। बुक में ये लिखा है। इससे आप ये बताओ आपको मतलब क्या पता लगा? मुझे तो कोई मतलब नहीं पता लगा। मुझे तो इससे बस एक फॉर्मूला पता लगा, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। मुझे तो और कुछ नहीं पता लगा इससे। ठीक है, इसका मतलब होता है बढ़ी हुई इनकम का कितना परसेंट हम स्पेंड करते हैं। बेटा तो ये तो खर्चा था ही। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है उसका कितना परसेंट हम खर्च करते जा रहे हैं, उसी को तो इंड्यूस कंजम्पशन कहा था। क्लियर है? बढ़ी हुई इनकम का कितना परसेंट हम स्पेंड करते हैं या कंज्यूम करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है। अब एक बात बताओ मुझे आप, मैं एट प्रेजेंट 10,000 रुपये महीना कमाता हूं और मेरी कंजम्पशन है 8,000 रुपये। मेरी जरूरत पूरी हो रही है, अब उल्टा 2,000 बची रहे। अब मेरी कमाई हो जाती है 15,000 रुपये। कितनी कमाई बढ़ी? तो क्या खर्चा मेरा अब भी 8,000 रहेगा या कुछ बढ़ेगा? खर्चा हो गया मेरा 11,000। तो इनकम कितनी बढ़ी? खर्चा कितना बढ़ा? तो जो इनकम बढ़ी उसका कितना परसेंट मैंने खर्च किया? 60%। तो दैट वन इज एमपीसी, इंड्यूस कंजम्पशन। एमपीसी के ऊपर बेस्ड थी। समझ आया? P इंटू वाई क्यों लिखा था यहाँ? ये तो ही इनकम 5,000, ठीक है, इंटू उसका कितना परसेंट खर्चा बढ़ा मेरा? 60%, तो 3,000। तो 8 + 3 11 मेरा 8% की कंजम्पशन। ठीक है बेटा? अब ध्यान से सुनो, ये जो एमपीसी है, क्या जितनी मेरी इनकम बढ़ेगी उतना ही खर्चा बढ़ा दूंगा या उससे कम? तो ये याद रखो, ये लेस देन 1 होता है। ये लेस देन 1 होता है। अच्छा, क्या मेरी जितनी इनकम बढ़ी मैं खर्चा बढ़ाऊंगा ही नहीं? कुछ तो बढ़ेगा। तो ये ग्रेटर देन 0 होता है। अब कुछ जगहों पर हम कह सकते हैं इन वर्स्ट सिनेरियो, वर्स्ट केसेस में एमपीसी 0 पॉसिबल है। कब? जब मेरी कमाई कितनी बढ़ जाए मैं खर्चा ना बढ़ाऊं। पर ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। बस ऐसा सिचुएशनल है, यानी कि क्वेश्चन हमें कोई कंडीशन दे दे तो हम ये बात मान सकते हैं। अदरवाइज इनकम बढ़ेगी तो खर्चा जरूर बढ़ेगा। तो एमपीसी जनरली किस किस के बीच में रहता है? 0 और 1 के बीच में रहता है। एमपीसी किस किस के बीच में रहता है? क्योंकि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है कि कमाई बढ़े पर खर्चा 0 बढ़े। इवन अंबानी जैसे लोगों की कमाई बढ़ती है तो उनके खर्चे बढ़ते हैं, उनके शौक और बढ़ जाते हैं, वो और कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं, है ना? क्लियर है ना? तो अब बी का मतलब क्लियर है। वाई नेशनल इनकम को कहते हैं
सी बार क्लियर है तो सी भी अपने आप क्लियर हो गया। यहां तक कुछ पूछना है तो बताएं मुझे। श्योर? कुछ पल्ले पड़ रहा है लक्ष्य जी चैप्टर? भाई मैं सीधा थ्योरी बोर्ड के आ जाऊं ना तो बेवकूफी है वो मेरी, इसलिए मैं सीधा थ्योरी पर नहीं आ रहा, मैं टर्म्स की बात कर रहा हूं और ये टर्म्स ही थ्योरी बनेगी। आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने C+I में से क्या पढ़ा दिया आपको? C पढ़ा दिया। अब बात करते हैं I की। बात करते हैं किसकी? I। I किसे रिप्रेजेंट करता है? इन्वेस्टमेंट को। I किसे रिप्रेजेंट करता है? इन्वेस्टमेंट को। देखो बेटा, वैसे तो मैं मैक्रो पढ़ा रहा हूं पर मैं जानबूझ के एग्जांपल माइक्रो बेस पे दे रहा हूं क्योंकि आप शायद एज ए होल कंट्री ना समझो, पर जब मैं एग्जांपल आपके ऊपर गिर के दूंगा तो आपको ये बात क्लियर होगी। अब इन्वेस्टमेंट भी दो होती है बेटा, एक ऑटोनोमस और एक इंड्यूस्ड। नॉट डिपेंड ऑन इनकम। ये किस पे डिपेंड नहीं करती? इनकम पे डिपेंड नहीं करती। और ये किस पे डिपेंड करती है? इनकम पे। दैट इज जब इनकम बढ़ाती है तो आप इन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं, तो ये इंड्यूस्ड हो गई है ना, और ये ऑटोनोमस। अब एक एग्जांपल देता हूं। हमारे निखिल भाई साहब, ठीक है, अभी शुरू में हंसोगे, बाद में जहां पर ये पहुंचेंगे वहां सुन के हैरान होंगे। भैया पढ़ाई नहीं कर रहे, गुस्से में इनके पापा ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया, जा मर यहां से, कहीं भी जा, हमें मतलब नहीं है। ठीक है जी। अब उसके बाद इन्होंने सोचा भैया गुजारा हफ्ता तो करना ही है, गुरुद्वारे के बाहर कब तक खाना खाया जाए, है ना। तो इन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं एक छोटा सा काम शुरू करता हूं, मैं चाय बेचूंगा या मैं जूस का ठेला लगा दूंगा। काम शुरू करने के लिए चाहे वो चाय का काम हो चाहे वो जूस का ठेला हो, इन्हें मिनिमम 20,000 रुपए चाहिए। तो पहले ये कमाएंगे, फिर 20,000 लगाएंगे, पहले 20,000 लगाएंगे, फिर कमाना शुरू करेंगे, फिर कमाना शुरू करेंगे। तो भाई साहब वो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। बेसिकली अब मैं मैक्रो के हिसाब से बताऊं तो हर साल कंट्री जहां पर है वहीं टिकी रहेगी, उसके आगे बढ़ना है हमें। तो हर साल गवर्नमेंट अगले साल और कितना पैसा इन्वेस्ट करना है वो डिसाइड करती होगी ना। अब वो डिसाइड वो इनकम के बेस पे नहीं करती, वो प्री डिसाइडेड है कि हमें ये पैसा तो इन्वेस्ट करना ही करना है, इससे फिर हम अपनी इनकम बढ़ाएंगे, है ना। तो ये हुई ऑटोनोमस। अब इन्होंने भैया चाय का काम शुरू किया, धीरे धीरे चाय का काम सही चला। अब महीने में ये चाय के काम से कमाने लगे 1.5-2 लाख। अब इन्होंने क्या करा, इन्हें की जगह दुकान खरीदी, कमाई से पैसा इन्वेस्ट किया, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। अब वो दुकान पे और ज्यादा ग्राहक आने लगे, चाय के साथ ये ब्रेकफास्ट वगैरह और ऐसी चीजें सर्व करने लगे, तो भाई साहब कमाई और बढ़ी। इन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला, कमाई से इन्वेस्ट करके फिर आगे बढ़े, क्या बनाइए, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। फिर रेस्टोरेंट भैया और चला तो उन्होंने उसकी चेन खोल दी, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोनोमस इंड्यूस क्लियर है, ये फिक्स है और ये किसके ऊपर बेस्ड है, इनकम के। पर अगर मैं बात करूं इन आर सिलेबस केवल ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, तो हम इस पूरे चैप्टर में इन्वेस्टमेंट को मानेंगे कांस्टेंट। क्या मानेंगे इन्वेस्टमेंट को हम? कांस्टेंट। सही है। हमारे सिलेबस में केवल कौन सी इन्वेस्टमेंट है? ऑटोनोमस। मैं केवल टर्म्स क्लियर कर रहा हूं, अभी मैं बार बार बोल रहा हूं, तीसरी चौथी बार मैं अभी चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं केवल टर्म्स क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद चैप्टर पढ़ाना शुरू करेंगे। कोई डाउट है इसमें? श्योर। तो हमारे कोर्स में ये है। और एक बात याद रखो बेटा, इन्वेस्टमेंट इज फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करती है। अगर किसी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, मैं पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, बैंक ब्याज रेट बढ़ा दे तो मैं उधार कम नहीं लूंगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। और बैंक ब्याज रेट घटा दे तो मैं कर्जा ज्यादा लूंगा,
इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। ये 1 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है कि इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। या इंटरेस्ट का फंक्शन क्या है, इंटरेस्ट रेट। या इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंटरेस्ट रेट। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। अब मैंने आपको सी बता दिया, आई बता दिया, श्योर। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, कायदे में एडी क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है ना। और एक्सपेंडिचर होते हैं 4 तरीके के। सी प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, पर मैंने आपसे क्या बोला, हमारे कोर्स में केवल क्या है, 2 सेक्टर इकोनॉमी है, यानी कि हमारे कोर्स में केवल क्या है, सी प्लस आई है। पर नेशनल इनकम में तो इन्होंने, ध्यान करो, एक्सपेंडिचर मेथड में चारों ही प्लस करवाए थे, है ना। तो यही कारण था, मैंने जब आपको नेशनल इनकम पढ़ाई थी तो मैंने बोला था मैं आपको गलत बता रहा हूं, पर मजबूरी है कि हमारे कोर्स में 2 सेक्टर इकोनॉमी कवर चारों करना है, तो मैं एक्स्ट्रा 2 चीजों को उन जगहों पे कवर कर रहा हूं जहां वो बेसिकली कवर नहीं होती। ध्यान आ रहा है मैंने कि मैं थोड़ा गलत बता रहा हूं, ठीक है। तो हमने क्या करा, क्योंकि इनको अलग से नहीं दिखा रहे हम, तो हमने इन्हीं के अंदर जोड़ दिया। तो यहां हमने सी में 2 चीजें जोड़ दी थी, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और आई में हमने 2 चीजें जोड़ दी थी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। कायदे में कोर्स में ये है, बट एक्चुअली में 4 कंपोनेंट ये हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कंपोनेंट ऑफ ईडी, तो ईडी के कंपोनेंट है कितने, 4, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। पर एडी के अंदर वैसे फॉर्मूले बेस पूछे तो क्या है, सी प्लस आई। तो बेटा कुछ चीजें गलत पढ़ानी पड़ती हैं, सिलेबस कंटेंट जिस तरीके से डिजाइन है उस तरीके से। तो ये एक्चुअली में सी प्लस आई नहीं होता, पर हमारे कोर्स में लिखा है ये सी प्लस आई है, और कंपोनेंट में लिखा है ये 4 है। तो मैंने इसीलिए आप लोगों को सी प्लस आई में इन 4 कंपोनेंट को कवर करके दिया। ठीक है बेटा, वो टेबल इसलिए हमने ऐसा बनाया। लिखो यहां तक। भाई सुन मेरी बात, तू एक बिजनेसमैन है, मैं हूं बैंक। आज मैं तुम्हें जो कर्जा देता हूं उस पर मैं तुमसे 12% ब्याज चार्ज करता हूं, तो तुम मुझसे 10 करोड़ रुपए कर्जा ले रहे हो बिजनेस में लगाने के, सही है। अगर मैं ये ब्याज रेट 12 से बढ़ाकर 15% कर दूं, तो आप मेरे से कर्जा 10 करोड़ दोगे या कम लोगे? तो आप यानी बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट होगी देश में वो पहले के मुकाबले कम होगी, ज्यादा होगी? तो बेटा इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट घट गई। इसके उल्टा अगर मैं ब्याज पे केवल 8% रेट कर दूं, तो अब आप मुझसे पहले के मुकाबले ज्यादा ब्याज लेंगे, कम? तो यानी कि मार्केट में जब आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो वो ज्यादा होगा, पहले से कम होगा। तो ब्याज रेट गिरने पर इन्वेस्टमेंट बढ़ी। अब इसको एक याद दिलाऊं, पोस्ट कोविड, जब कोविड खत्म हुआ, दोबारा से इकोनॉमी ओपन हुई, तो बैंकों ने इंटरेस्ट रेट 3-3, 4-4% कर दिए थे केवल। ज्यादा से ज्यादा लोग कर्जा लें, ज्यादा से ज्यादा लोग व्यापार में लगाए, व्यापार बढ़े, क्योंकि इकोनॉमी 3 साल से लॉक पड़ी है, उसे अब रनिंग मोड में लाना है बेटा, है ना। यही कारण था कि कोविड के बाद इंटरेस्ट रेट बहुत गिराए गए। सही है, कुछ पूछना है यहां तक? और आज एक काम करना, बुक से जाकर आप एडी वाला टॉपिक पूरा पढ़ना। मैंने टर्म्स क्लियर करने में आपको सब पढ़ा दिया, कुछ भाग नहीं दिखेगा इतने टॉपिक में। अब सुनो, तो एडी को फाइनली हमें क्या बताना है, सी प्लस आई, और सी में 2 चीजें आती हैं, सी बार प्लस बी वाई, और आई में 2 आती हैं, आई बार प्लस बी वाई, वो मतलब इंड्यूस वाई। लेकिन हमारे कोर्स में केवल क्या है, ये दूसरा वाला हमारे कोर्स में था ही नहीं, है ना। तो अगर मैं यहां पर डायग्राम बनाने की बात करूं, पहले मैं सी का डायग्राम बनाता हूं कंजम्पशन का। रिमेंबर, नेशनल इनकम हमेशा 45 डिग्री पे होती है। क्यों होती है? नेक्स्ट क्लास में जब मैं एग्रीगेट सप्लाई क्लियर करूंगा
तो मैं वहां बताऊंगा। ठीक है, ये हो गई मेरी सी बार, ये हो गई मेरी सी बार। भैया रोटी अगर मेरी नेसेसिटी 5,000 रुपए की है तो चाहे मैं 5 करोड़ कमाऊं, नेसेसिटी तो 5,000 ही रहेगी ना, भूख तो उतनी रहेगी। सी बार क्या रहती है, कांस्टेंट। और ये हो गया बी बाई, अभी नेशनल इनकम को हटाओ, छोड़ो, हटाओ नेशनल, ये हो गया बी बाई इंड्यूस कंजम्पशन। जब इनकम जीरो है तो ये जीरो है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी बढ़ती जाएगी। सही है, यहां पर हम लिखते हैं नेशनल इनकम। अब ध्यान से सुनो, सी क्या होता है, इन दोनों का सम। तो ये मेरा है कंजम्पशन का, कौन सा कर्व है, कंजम्पशन। इसमें कोई डाउट है? अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, इन्वेस्टमेंट हमें केवल कौन सी लेनी है, ऑटोनॉमस फिक्स वाली। अब सी और आई को जोड़ दूं तो क्या बनेगा मेरा, एडी। तो अगर मैं एडी का डायग्राम बनाता हूं, ध्यान देना, ये सी बार है, यहीं पर आई ले रहा हूं क्योंकि दोनों सेम है। ये कंजम्पशन है, लेट से ये 5 सेंटीमीटर है, तो सी कितनी है, 5। आई भी कितना है, 5। एडी क्या हुई, 5 + 5 10। तो जितना ये गैप है उतना गैप ऊपर लो और इसके कांस्टेंट एडी करो, ये डायग्राम। ठीक है, तो एडी और सी के बीच में डिफरेंस किस चीज का है, इन दोनों के बीच में आई क्या है, कांस्टेंट। तो इन दोनों के बीच का गैप क्या है, कांस्टेंट, इसलिए दोनों क्या है, ये पैरेलल। खत्म, आज आपका एक टॉपिक पूरा खत्म है, एडी। ये टर्म्स के नाम पर ही खत्म कर रहा है मैंने, नोट्स के रूप में अभी हालांकि मुझे लिखवाना रह रहा है बेटा, पर मैं फिर कह रहा हूं नोट से ज्यादा फायदा मिलेगा आपको इस तरीके से जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, इसे नोट करना। ठीक है बेटा, वीडियो बंद कर लो, अगली क्लास में कंटिन्यू करो।